हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम 19 से लेकर 25 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। डेली करंट अफेयर में सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ से हमने टॉप 25 क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सेशन को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? तो दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड अमेजन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए जारी किया है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इस कार्बन रिमूवल बॉन्ड की बात करें तो इसका उद्देश्य अमेजन के जंगलों को बचाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए धन जुटाना है वैश्विक लेवल पर। तो वर्ल्ड बैंक निवेशकों को ये कार्बन रिमूवल बॉन्ड देगा एक निश्चित राशि में, और इस कार्बन रिमूवल बॉन्ड की बात करें तो इसकी टोटल अगर वैल्यू देखें तो ये $225 मिलियन है। 9 साल के लिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड वैलिड होगा। 9 साल के बाद जैसा भी डील होगी निवेशकों और वर्ल्ड बैंक के मध्य में, वर्ल्ड बैंक पैसों के साथ साथ एक इंटरेस्ट या लाभ उन निवेशकों को प्रदान करेगा। वर्ल्ड बैंक बॉन्ड से जितना भी पैसा मिलेगा उन्हें अमेजन फॉरेस्ट के विकास के लिए लगाएगा और यहाँ पर कार्बन रिमूवल में इन पैसे का यूज़ किया जाएगा। तो अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड हाल ही में किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया था। अब पेरिस पैरालंपिक का आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक पैरा भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल और शॉट पुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव होने वाले हैं। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव होंगे। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सुमित अंतिल ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया था। पैरालंपिक खेलों में भारत में 84 खिलाड़ी इस बार भेजे जाएंगे, जो कि किसी भी पैरालंपिक में भारत की ओर से सबसे बड़ा दल होने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। आंसर सी। इसके बाद आइए, द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया? तो देखिए, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड रसिका दुग्गल को दिया गया। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, मेलबोर्न में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए हैं। इनकी एक बार हम बात कर लेते हैं, एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड ये दिया गया रसिका दुग्गल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल को। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु उल्लो झुक्कू मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान और निथिलन स्वामीनाथन। एक्सीलेंस इन सिनेमा AR रहमान को दिया गया। एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर रामचरण को दिया गया। ब्रेकआउट फिल्म ऑफ द ईयर अमर सिंह चमकीला और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ट्रॉली टाइम्स को दिया गया। तो ये सभी मूवीज़ को याद रखिएगा, अवार्ड को याद रखिएगा, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। इसमें डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड रसिका दुग्गल को दिया गया। अब आ जाइए, आप सभी के लिए आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए लूसेंट स्टैटिक जीके का डिटेल कोर्स अवेलेबल है काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में। हिंदी में ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर लूसेंट स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करवाया गया है। साथ ही साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। वीडियो लेक्चर के अलावा आपको इसमें PDF भी मिल जाएगी हर टॉपिक की, और साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
तो बिना देर किए आप इसे बाय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की। योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के युवा उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेगी। तो किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, राज्य में 10 लाख नए MSME उद्योगों की स्थापना करना और 50 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार प्रदान करना मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है, जिसे प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत बनाया गया है। अब क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में, किसी भी आपदा की कंडीशन में ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हवा से, किसी भी वायुयान से इसे नीचे गिराया जा सकता है और एक ट्रॉमा केयर क्यूब के रूप में ये काम करेगा। हेल्थ इश्यूज़ के लिए या आपदा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर में। तो क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है इंडियन एयरफोर्स ने और भारतीय सेना ने। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पिल ने किस देश को प्रभावित किया? तो प्रशांत महासागर में एक तूफान आया था एम्पिल, जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है जापान को। एम्पिल तूफान जापान के पूर्वी तट से टकराया था। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो में काफ़ी बारिश हुई थी और काफ़ी तबाही मची थी। तो एम्पिल तूफान की बात करें तो प्रशांत महासागर में हाल ही में ये देखने को मिला था। कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो ये है जापान। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफानों को ही टाइफून के नाम से जाना जाता है। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है किसानों की बात कार्यक्रम की। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों की बात कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है, इस पर साइंटिस्ट भी जुड़े होंगे और इसके अलावा सभी किसान भी जुड़े होंगे। किसान अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन डायरेक्ट साइंटिस्टों से ले सकते हैं, जिससे किसानों की आय दुगना करने में भी मदद मिलेगी और उनकी पैदावार को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह से विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों की बात प्रोग्राम शुरू करने वाला है। इसके बाद आगे आइए, जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काफ़ी बार हमने इसकी बात की है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमें देखने को मिलता है यूक्रेन में। हाल ही में यूक्रेन में जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक चेतावनी जारी की थी। आप सभी को पता है यूक्रेन और रशिया के मध्य में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने एलिगेशन लगाया है रशिया पर कि इसने ड्रोन अटैक किया, और रशिया ने एलिगेशन लगाया है यूक्रेन पर कि भैया ड्रोन अटैक यूक्रेन के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि उस क्षेत्र में रशिया का कब्जा है। तो जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसके कारण अभी सुर्खियों में आ गया था, जो कि यूक्रेन में देखने को मिलता है। यह यूक्रेन के सभी परमाणु संयंत्र द्वारा जितनी भी बिजली उत्पादित की जाती है उसके 40% विद्युत की आपूर्ति करता है। जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? यूक्रेन। हाल ही में किस देश के शिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो शिवेलुच वोल्केनो हमें देखने को मिलता है रशिया में। रशिया के पूर्व में एक प्रायद्वीप है, एक पेनिसुला है, जिसका नाम है कमचटका पेनिसुला।
यहाँ पर शिवेलुच ज्वालामुखी काफ़ी फेमस है, जिसमें हाल ही में भूकंप के कारण विस्फोट हो गया था, जिसके कारण शिवेलुच ज्वालामुखी हाल ही में सुर्खियों में रहा था। कहाँ पर है? रशिया में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसके महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में अशोक कुमार सिंह की नियुक्ति की गई। अशोक कुमार सिंह की बात करें तो ये 1999 केरल कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, जिनको हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके पहले इस पद पर कमल किशोर सोन थे, जिनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ, और अब नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? अशोक कुमार सिंह। देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का काम क्या है? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी परिवार हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य कार्य है। इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिलता है, और ये संस्था श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन बने? अशोक कुमार सिंह। विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया में अगले साल किया जाने वाला है। यह टूर्नामेंट सेकेंड एडिशन है विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का। इसका फर्स्ट एडिशन 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसमें विनर इंडिया की ही विमेन टीम रही थी। अब 2025 में विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन मलेशिया में नेक्स्ट ईयर किया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पत्थर युद्ध या बग्वाल मेला ये देवीधुरा उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। इसे ही देवीधुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है। हर साल ये रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में भक्त एक दूसरे को बगला नामक अनुष्ठान के भाग के रूप में पत्थर मारते हैं, इसीलिए इसे पत्थर युद्ध नाम भी दिया जाता है। तो पत्थर युद्ध, बग्वाल मेला या देवीधुरा मेला, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको याद रखना चाहिए कि भारत के उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? पहले तो देखिए, यहाँ पर नेट जीरो कार्बन एमिशन को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो कोई भी देश जितना भी कार्बन उत्सर्जन करता है, उतना ही कार्बन खत्म करने की भी अगर वो व्यवस्था करता है तो उसे नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा दिया जा सकता है। इसी प्रकार का दर्जा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। वैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसने 6 साल पहले ही इस लक्ष्य को हाल ही में प्राप्त कर लिया। इसीलिए इसे नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा दिया गया है। कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। ओके, इसके बाद आएंगे, निम्नलिखित में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई? देखिए, एक मैगजीन है जिसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के नाम से जाना जाता है। यह मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 जारी करती है। पूरे वर्ल्ड के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को उनकी परफॉर्मेंस और काम के आधार पर A से लेकर F तक की यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। इसी के तहत हाल ही में A+ रेटिंग दी गई है क्रिश्चियन केटल थॉमसन, डेनमार्क के हैं, शक्तिकांत दास RBI गवर्नर भारत के, और थॉमस जॉर्डन को, जो कि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के गवर्नर है। इन तीनों को ही, मतलब आंसर डी हो जाएगा, सभी को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई है। बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन देखिए बांग्लादेश में किया जाने वाला था इस साल, लेकिन आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अभी बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं हैं,
इसीलिए इस साल आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात को सौंपी गई है। 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात के 2 अलग अलग स्थानों दुबई और शारजाह में आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का अब आयोजन किया जाएगा। पहले इसका आयोजन किया जाना था बांग्लादेश में, लेकिन अब किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, पेरिस पैरालंपिक खेलों में मैंने आपको ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के बारे में बताया। यहाँ पर शेफ डी मिशन की बात करें तो ये सत्य प्रकाश सागवान घोषित किए गए। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सत्य प्रकाश सागवान की बात करें तो ये वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें हाल ही में भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया पेरिस पैरालंपिक खेलों में। पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर शेफ डी मिशन की बात करें तो ये गगन नारंग नियुक्त किए गए थे, जो कि भारत के बहुत ही फेमस एक निशानेबाज हैं। और अब पैरालंपिक में शेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया। चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था? पुरंदर अंजीर को जीआई टैग दिया गया था 2016 में। अभी ये चर्चा में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हाल ही में पुरंदर अंजीर से बने हुए जूस को पोलैंड निर्यात किया गया है। अंजीर से बना ये भारत का पहला पीने योग्य जूस है, जिसे पहली बार भारत के बाहर पोलैंड में निर्यात किया गया। पुरंदर अंजीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुरंदर तालुका में इसे उगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पुरंदर अंजीर। इसके औषधि गुणों के कारण, इसकी मिठास और स्वाद के कारण इसे 2016 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। नॉर्मल अंजीर अगर आपने देखा होगा तो वो एक राउंड शेप में होता है, बीच में आपको एक गोला दिखाई देगा, लेकिन ये अंजीर आपको बेरी के आकार का दिखाई देगा, जो कि बेरी से थोड़ा बड़ा होता है। पुरंदर अंजीर को जीआई टैग कब दिया गया? 2016 में। कहाँ का है ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य का। इसके बाद किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनियन, जो कि हनुमान जी की प्रतिमा है फ्रेंड्स, इसे स्थापित किया गया है अमेरिका में। अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनियन। अमेरिका में ये तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और उत्तरी अमेरिका में भगवान हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से इसे अमेरिका में स्थापित किया गया। देखिए, भारत के कुछ और स्टैच्यूज की बात कर लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन तो आपको पता चल गया हनुमान जी की अमेरिका में। इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है तेलंगाना हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है महाराष्ट्र के लातूर में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा कर्नाटक के बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है राजसमंद के नाथद्वारा में। तो इन सभी को भी याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन की हम बात करते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई अमेरिका में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्वथा नैनी हरीश की नियुक्ति की गई। इनके पहले इस पद पर रुचिरा कंबोज थी, जो कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में भारत की राजदूत बनने वाली पहली महिला थी। अब इनके स्थान पर पार्वथा नैनी हरीश की नियुक्ति की गई है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क कार्यालय में। 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? पहला फैक्ट तो यही नोट कीजिएगा कि पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 23 अगस्त को। आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 अगस्त को 2023 में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 के माध्यम से। इसी उपलब्धि के कारण नेशनल स्पेस डे की घोषणा की गई थी लास्ट ईयर
और अब 2024 में से पहली बार मनाया गया। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा 2024 के पहले नेशनल स्पेस डे की थीम है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? सिनसिनाटी टेनिस ओपन, इसका आयोजन अमेरिका के सिनसिनाटी में किया जाता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया सिनसिनाटी टेनिस ओपन। 2024 में इसमें मेन सिंगल का जो खिताब है ये जीता है जेनिक सिनर ने। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इटली के खिलाड़ी है जेनिक सिनर। इन्होंने अमेरिका के फ्रांसेस तियाफो को हराकर सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब जीता। विमेन सिंगल की बात करें तो बेलारूस की अरेना सबालेका ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर इसी प्रतियोगिता में विमेन सिंगल का खिताब जीता है। मेन सिंगल किसने जीता? जेनिक सिनर ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सोलसेंग चाडा मारक का निधन हो गया? तो सोलसेंग चाडा मारक मेघालय राज्य के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये मेघालय राज्य में 1993 से लेकर 1998 तक मेघालय के 6वें सीएम थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। हाल ही में 83 वर्ष की आयु में मेघालय के फॉर्मर सीएम सोलसेंग चाडा मारक का निधन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो गोमती नदी की बात करें तो इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है भारत के त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा में ये बहती है और बहते हुए बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश की मेघना नदी से मिलती है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश ने एलिगेशन लगाया था कि त्रिपुरा में गोमती नदी पर जो डैम है जिसका नाम डम्बू डैम है, यहाँ से इंडिया ने पानी छोड़ा है, जिसके कारण बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। तो इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भैया बारिश ज़्यादा हुई थी, इसीलिए इस नदी में बहाव ज़्यादा था और उसके कारण बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई है, हमने डम्बू डैम से पानी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए गोमती नदी अभी सुर्खियों में थी, भारत के त्रिपुरा राज्य से निकलती है और इसके बाद ये बांग्लादेश में जाकर मेघना नदी से मिलती है। तो डम्बू डैम किस नदी पर है ये भी याद रखिएगा, त्रिपुरा में गोमती नदी पर। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल अपने नाम किया? लुसाने डायमंड लीग, जो कि डायमंड लीग प्रतियोगिता का एक हिस्सा है, जो कि एथलेटिक्स की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो लुसाने डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर 89.49 मीटर का भाला फेंका और भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। लुसाने डायमंड लीग में जो गोल्ड मेडल है इस कंपटीशन का, वो एंडरसन पीटर्स ने जीता, जो कि ग्रेनाडा के जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। और इसी प्रतियोगिता का ब्रॉन्ज मेडल देखें तो ये जूलियन वेबर ने अपने नाम किया, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का भाला फेंककर लुसाने डायमंड लीग 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सागवान ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया? तो पहले अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की बात कर लेते हैं। इसका आयोजन देखिए जॉर्डन के अम्मान में 19 से लेकर 25 अगस्त तक किया गया है, जिसमें भारत की नेहा सागवान ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेहा सागवान ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में जापान की सो सुसाई को हराकर ये गोल्ड अपने नाम किया है। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत 1975 में की गई थी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा हर साल इसका आयोजन किया जाता है। भारत की नेहा सागवान ने 2024 के अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया। तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 19 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश की। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत।